90s के टाइम पे 6000 प्लस एडल्ट मूवी की टेप वीडियोस, छोटी बच्चियों की लाश के साथ दरिंदगी करने वाला, उनकी हड्डियों और उनके मांस के लोथड़े को खाने वाला। इस्तोमो मियाज़ाकी, जो कि जापान के टोक्यो शहर में 21 अगस्त 1962 को जन्म लेता है। इसके फादर जापान के टोक्यो शहर के बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर न्यूज़पेपर एजेंसी के मालिक थे। ये बहुत ही ज़्यादा अमीर था। इसके घर पे नौकर चाकर, गाड़ियाँ और बहुत ही लग्जरी लाइफ थी इसकी। बट इसे किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो किसी के साथ की और किसी के समझने वाले की। दरअसल इस्तोमो शुरू से ही, बचपन से ही विकलांग था, क्योंकि इसका एक अंगूठा इसकी हथेली के साथ जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो अपने आप पे बहुत ही ज़्यादा एम्ब्रेसिंग फील करता था। ये स्कूल में भी बाकी बच्चों से बहुत ही ज़्यादा अकेले रहता था, बहुत ही अलग रहता था, क्योंकि सारे बच्चे इसका मजाक उड़ाते थे, इसकी विकलांगता का मजाक उड़ाते थे। घर पे भी इस्तोमो को किसी का साथ और किसी का केयर और किसी का सपोर्ट नहीं मिलता था। दरअसल इसके माँ बाप काम में ही बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे। इसकी एक बहन थी जो इससे हमेशा दूर रहा करती थी, क्योंकि उसे इसका हाथ अच्छा नहीं लगता था। इसका हाथ असल में विकलांगता की वजह से बहुत ही ज़्यादा अजीब दिखता था, जिसकी वजह से सब कोई इससे दूर ही रहता था। अगर कोई इसको समझने वाला था तो वो थे इसके ग्रैंडफादर, जो इसके एक अच्छे दोस्त और इसका बहुत ही ज़्यादा केयर करते थे। इस्तोमो पढ़ाई में शुरू से बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट था। इसे बुक्स पढ़ने का, नॉवेल का एंड मैगज़ीन का बहुत ज़्यादा शौक़ था। इसका सपना था कि ये एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी से क्वालिफ़िकेशन ले करके एक बहुत ही बड़ा टीचर बने, एक बहुत ही ग्रेट टीचर बने। सब कुछ सही चल रहा होता है, फिर अचानक एक दिन कुछ ऐसा होता है जहाँ से स्टार्टिंग होती है द रेड मैन, एक ऐसे क्रिमिनल की जिसने पूरे जापान को हिला करके रख दिया। 1988 इस्तोमो के ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है, और यही वो टाइम होता है जहाँ पे एक नॉर्मल सा बच्चा एंटर करता है एक क्राइम की दुनिया में। दरअसल अपने ग्रैंडफादर की डेथ के बाद इस्तोमो बहुत ही ज़्यादा अकेला हो जाता है। वो पूरा दिन सिर्फ एक रूम में बुक्स, नॉवेल एंड मैगज़ीन ही पढ़ता रहता है। धीरे धीरे टाइम बीतता है। एक टाइम आता है जब इस्तोमो के हाथ एक एडल्ट कंटेंट्स की टेप वीडियो लगती है। इस्तोमो उसको देखता है, उसे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे करते करते इस्तोमो एडल्ट कंटेंट्स का एडिक्टेड हो जाता है। अगर वो एनीमे वीडियोस देख रहा है तो वो भी एडल्ट एनीमे वीडियोस, वो मैगज़ीन भी पढ़ता है तो एडल्ट फ़ोटोज़ वाली। हद तो तब हो जाती है जब एक दिन इस्तोमो की बहन बाथरूम में नहा रही होती है और इस्तोमो उसे विंडो से स्टॉक करता है, जिसके बाद उसकी बहन ये सब देख लेती है और अपनी माँ से जाके बताती है, और इस्तोमो को बहुत ही बुरी पनिशमेंट भी मिलती है। इन सारी चीज़ों की वजह से इस्तोमो की स्टडीज़ पे बहुत ही गहरा असर पड़ता है, और इसलिए उसे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी नहीं मिलता। बट पेट पालने के लिए और कुछ पैसे कमाने के लिए इस्तोमो को कुछ तो करना पड़ता, इसलिए वो डिसाइड करता है एक फ़ोटोग्राफी कोर्स करने का। इस कोर्स करने के बाद इस्तोमो पूरा दिन एक टेनिस कोच के किनारे बिताता है, जहाँ पे वो टेनिस खेल रही लड़कियों की जूम करके फ़ोटोज़ लेता है, और ऐसी फ़ोटोज़ जो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लगती हैं। और पता है इस्तोमो इन सारी फ़ोटोज़ का क्या करता था? वो इन फ़ोटोज़ को देख करके घर पे जा करके मास्टरबेट करता था। 22 अगस्त 1988 ये वही दिन होता है जहाँ से इस्तोमो अपनी क्राइम की जर्नी को स्टार्ट करता है और अपना पहला शिकार बनाता है 4 साल की एक मासूम बच्ची को। जापान का टोक्यो शहर, जहाँ की सड़कों पे सब कुछ नॉर्मल सा दिख रहा था, लोगों के चेहरों पे स्माइल थी, सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी थे, सबकी लाइफ में एक सुकून सा था। लेकिन शायद वो इस बात से अनजान थे कि उनका ये सुकून बहुत ही जल्दी एक बहुत ही भयानक डर में बदलने वाला है। 22 अगस्त 1988 ये वही दिन होता है जब इस्तोमो को अपना पहला शिकार मिलता है। इस्तोमो अपना पहला शिकार एक 4 साल की मासूम बच्ची को बनाता है, जिसका नाम मैरी कैनो था। मैरी अपने घर के पास ही खेल रही होती है, जिसपे जब इस्तोमो की नजर पड़ती है तो उसके दिमाग में घटिया चीजें चलना स्टार्ट हो जाती हैं। इस्तोमो उस मासूम सी बच्ची को किडनैप करता है और गाड़ी में बिठा लेता है और उसे एक सुनसान सी जगह पे लेके जाता है। सबसे पहले वो मैरी का गला दबाता है और
उसकी जान ले लेता है और फिर उसके साथ दरिंदगी करता है। ये सारी चीजें करने के बाद इस्तोमू मैरी के सारे कपड़े निकालता है और उसकी बॉडी को वहीं छोड़ के भाग जाता है। जब उसका मन इन सब चीजों से भी नहीं भरता तो कुछ दिन बाद इस्तोमू वापस लौटता है और मैरी के कुछ बॉडी पार्ट्स और उसके दांत को निकाल लेता है और उसके बोन्स का चूरा बनाता है, पाउडर बनाता है। इन सारी चीजों को वो एक बॉक्स में डालता है और फिर एक पोस्ट कार्ड लेता है और उस पे लिखता है मैरी क्रिमेटेड बोन्स इन्वेस्टिगेशन प्रूफ, और वो उस पोस्ट कार्ड को मैरी के पेरेंट्स के एड्रेस पे भेज देता है। और इस केस के बाद जापान के टोक्यो शहर में एक सन्नाटा सा छा जाता है। लोगों के दिल डर से सहम जाते हैं। पुलिस बहुत ही हाथ पैर मारती है लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता कि वो इस्तोमू तक पहुंच सके। ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है और फिर वो दिन आता है जब इस्तोमू एक और क्राइम करता है और अपना दूसरा शिकार करता है। मैरी केस के 2 महीने बाद 3 अक्टूबर 1988 को इस्तोमू अपना दूसरा शिकार एक 7 साल की बच्ची को बनाता है जिसका नाम होता है मसामी। ये उसे लिफ्ट देने के बहाने कार में बिठाता है और उसके साथ भी वही सब करता है जो मैरी के साथ किया था। इस्तोमू अपने इस क्राइम की दुनिया में इतना आगे बढ़ चुका था कि उसकी हवस और दरिंदगी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अपने हवस को मिटाने के लिए इस्तोमू तीसरे शिकार की तलाश में निकल जाता है और 12 दिसंबर 1988 को इस्तोमू को उसका तीसरा शिकार मिलता है जिसका नाम था एरिका, जो एक 4 साल की मासूम सी बच्ची थी जिसको इस्तोमू किडनैप करता है और एक पार्किंग एरिया में लेके जाता है और इसका भी वो गला दबा करके उसकी जान ले लेता है। फिर उसके बाद उसके कपड़े निकालता है और इस बार वो उसकी फोटोज लेता है और उसके साथ भी वही करता है जो मैरी के साथ किया था और उसके घर वालों को भी वो एक पोस्ट लेटर भेजता है जिसपे लिखा होता है एरिका कोल्ड कफ थ्रो रेस्ट डेथ। इस्तोमू अब बेफिक्र हो चुका था, उसे किसी का डर नहीं था क्योंकि वो अपने साथ कोई भी ऐसा एविडेंस ही नहीं छोड़ता था कि पुलिस उस तक पहुंच पाए। जैसे जैसे दिन बीत रहा था वैसे वैसे इस्तोमू का क्राइम बढ़ते जा रहा था। टोक्यो शहर के लोग एक दहशत के साथ जी रहे थे। उनके अंदर डर था कि कहीं अगला नंबर उनके बच्चों का ना हो। पुलिस बहुत ही हाथ पैर मार रही थी, कुछ भी करने के बाद भी उनको कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिल रहा था और इसी का फायदा इस्तोमू उठा रहा था। 6 जून 1989 को इस्तोमू अपना चौथा शिकार बनाता है एक 5 साल की मासूम बच्ची अयाको को। फिर से वो वही सेम पैटर्न रिपीट करता है। अयाको का गला दबाता है और उसे मार डालता है, उसके कपड़े निकालता है और उसके साथ दरिंदगी करता है। लेकिन इस बार वो दरिंदगी की सारी हदें पार कर देता है। वो अयाको की बॉडी को छोड़ता नहीं, अपने साथ अपने घर लेके जाता है। वहाँ पे वो उसकी बॉडी से सर को अलग करता है और उसके सर को दूर कब्रिस्तान में गाड़ करके आता है और अयाको के बॉडी पार्ट्स को खाता है, उसके बॉडी से निकलने वाले खून को पीता है। जब अयाको की बॉडी सड़ने लगती है, जब स्मेल करने लगती है तो इस्तोमू उसकी बॉडी को दूर जंगल में फेंक के चला आता है। कुछ दिनों बाद फिर इस्तोमू जाता है और उसके बॉडी पार्ट्स को कट करता है और घर पे लेके आता है और ऐसे ही वो दरिंदगी के नेक्स्ट लेवल पे चढ़ते चला जाता है। बट क्वेश्चन ये है कि इस्तोमू पकड़ा कैसे गया। एक दिन इस्तोमू 2 बच्चियों को पार्क में खेलते हुए देखता है। इस्तोमू उसमें से एक बच्ची को बुलाता है, उसकी फोटोज लेता है और उसके साथ कुछ बदतमीजी और घटिया हरकतें शुरू कर देता है और ये सब चीजें करते हुए उस बच्ची के फादर ने उसे देख लिया। बच्ची के फादर इस्तोमू को पकड़ने के लिए जैसे ही बढ़ते हैं इस्तोमू वहाँ से फरार हो जाता है। बच्ची के फादर ने इस्तोमू की कंप्लेंट टोक्यो पुलिस में कर दी। टोक्यो पुलिस जो इस्तोमू को बहुत ही दिनों से खोज रही थी, फाइनली अब उनके पास एक ठोस सबूत होता है इस्तोमू की गिरफ्तारी के लिए और इस्तोमू की इन्वेस्टिगेशन करते करते टोक्यो पुलिस उसके घर पहुंचती है। लेकिन अब सबसे शॉकिंग चीज, इस्तोमू के घर से कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जिसके बारे में सुन करके आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए आपको बताता हूँ कि क्या कुछ मिला इस्तोमू के रूम से। टोक्यो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए जब इस्तोमू के रूम में पहुंचती है तो उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि इस्तोमू के रूम में 6000 प्लस एडल्ट मूवी की टेप वीडियोस मिलती हैं और इसके साथ साथ थाउजेंड्स ऑफ प्लस एडल्ट मैगजीन एंड एनिमे वीडियोस भी वहाँ से मिलती हैं। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग चीज, इस्तोमू के रूम से उन सारी बच्चियों के कपड़े, उनके बॉडी पार्ट्स और उनके दांत और हड्डियां वहाँ से मिलती
जाती हैं, जिसके बाद ये सारी चीजें अब कोर्ट तक ले जाई जाती हैं और इस्तोमू को फाइनली गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये सारी चीजें मीडिया में आने के बाद फाइनली टोक्यो के लोग चैन की सांस लेते हैं और इस्तोमू के लिए फांसी की मांग करते हैं। और यही नहीं, इस्तोमू के पेरेंट्स भी इस्तोमू के लिए फांसी की मांग करते हैं। इस केस का ट्रायल कोर्ट में चल ही रहा होता है, तब तक एक न्यूज आती है कि इस्तोमू के फादर ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो ये सारी चीजें टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे। और फाइनली इस्तोमू को कोर्ट की तरफ से फांसी की सजा सुना दी जाती है। जब कोर्ट ने इस्तोमू से पूछा तुम ये सारी चीजें करते ही क्यों थे, तो इस्तोमू कहता है कि मेरी बॉडी में एक आत्मा है जो मुझे ये सारी चीजें करने पे मजबूर करती है, और उस आत्मा का नाम है द रैट मैन। और तभी से इस्तोमू को द रैट मैन का नाम दिया गया। और फाइनली 17 जुलाई 2008 को इस्तोमू को फांसी दे दी गई। तो यही पूरी स्टोरी थी इस्तोमू मियाजाकी की, एक ऐसा क्रिमिनल जिसे दुनिया ने द रैट मैन का नाम दिया। एंड फॉर मोर रिलेटेड वीडियोस मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल।